हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज हम जानेंगे कि इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या हुआ और हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। इसलिए ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते इस वीक हुए डायनामाइट शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के शो पर क्या क्या हुआ। तो गाइस, इस हफ्ते के डायनामाइट शो की शुरुआत जॉन मॉक्सली और डार्बी अलिन को दिखाते हुए हुई, जहां पर ये दोनों ही इस वीक के डायनामाइट शो के लिए आ रहे थे। पर इसके बाद में शो के अंदर ओपनिंग मैच देखने को मिला, जहां पर हमें क्रिस जेरिको ऑरेंज कैसिडी को फेस करते हुए दिखाई दिए। और जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे हमें इस मैच के अंदर जेरिको की टीम और ऑरेंज कैसिडी के फ्रेंड्स भी रिंग के अंदर देखने को मिले और सभी ने एक दूसरे पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। पर कैसिडी ने यहाँ पर इस मैच के सभी एक्स्ट्रा को टेक डाउन किया और इनके अंदर जाकर आउट ऑफ नोवेयर जेरिको पर अपना फिनिशर ऑरेंज पंच लगा दिया। पर फिर भी जेरिको इस तरीके से किक आउट कर पाए और कुछ जबरदस्त मूव्स के साथ इस डायनामाइट शो के ओपनिंग मैच की काफी शानदार तरीके से शुरुआत हो चुकी थी। जिसके बाद हमें इस मैच के अंदर ऑरेंज कैसिडी और क्रिस जेरिको दोनों की तरफ से काफी इंप्रेसिव मूव्स देखने को मिले हैं और दोनों को देखकर लग रहा था कि दोनों जेन्युइनली मैच जीतना चाहते हैं। और एक टाइम के लिए हमें क्रिस जेरिको ऑरेंज कैसिडी को ले जाकर एक प्लेटफॉर्म से एक टेबल के थ्रू भी फेंकते हुए दिखाई दिए, जो भी इस मैच की काफी शानदार मोमेंट रही। पर 10 काउंट करने से पहले दोनों ही रिंग के अंदर गए और एक टाइम के लिए बिग बिल ने भी इस मैच के अंदर इंटरफेयर किया। लेकिन इस सब के बावजूद जब फाइनली इस मैच के आखिर में ऑरेंज कैसिडी ऑरेंज पंच के लिए जा रहे थे तो जेरिको ने इसे काफी शानदार कोड ब्रेकर के अंदर कन्वर्ट कर लिया। पर फिर भी ऑरेंज कैसिडी ने किक आउट कर दिया, जिस पॉइंट तक इस मैच के अंदर ब्रायन किथ और मार्क ब्रिस्को दोनों ही इंटरफेयर करने का ट्राई कर रहे थे, जो देखकर रेफरी डिस्ट्रैक्ट हुआ था और जेरिको रेफरी के पीठ पीछे कुछ कंचे हाथ में लेकर ऑरेंज कैसिडी पर अटैक करने के लिए गए। पर कैसिडी ने इसे रिवर्स कर जेरिको पर ही कंचों के साथ अपना फिनिशर ऑरेंज पंच लगा दिया और उन्हें पिन कर ऑरेंज कैसिडी ने यह मैच जीत लिया है। और मुझे लगता है कि एक तरीके से इस राइवलरी को आखिरकार ऑरेंज कैसिडी ने खत्म कर दिया है, क्योंकि मैं तो ये राइवलरी आगे कंटिन्यू होता हुआ देखना नहीं चाहता। तो देखते हैं कि इसके बाद आगे क्या होता है। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाइज हमारे चैनल पर टॉप 10 सीरीज की नेक्स्ट वीडियो आ चुकी है, जो कि अगर आपने नहीं देखी तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर चेकआउट कर सकते हैं। पर इसके बाद हमें ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के पाक और क्लूडियो का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर दोनों ही व्हीलर यूथा को बुला रहे थे, क्योंकि नेक्स्ट वीक इनकी ट्रियो चैंपियनशिप टाइटल डिफेंस है और ये चाहते हैं कि व्हीलर यूथा एक वाइस चॉइस कर इनके साथ वापस आ जाए। जिसी बीच जॉन मॉक्सली भी यहाँ पर आ गए और जॉन मॉक्सली ने कहा कि जॉन मॉक्सली को नहीं पता कि व्हीलर यूथा की चॉइस क्या होगी, लेकिन उनकी चॉइस अगर सही नहीं होगी तो व्हीलर यूथा के लिए अच्छा नहीं होगा। जो बात यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने कही तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि व्हीलर यूथा की चॉइस क्या होती है, क्योंकि इसके बाद हमें एलेक्स मार्वेज व्हीलर यूथा से बात करते हुए दिखाई दिए, जो इस वीक अरेना छोड़कर ही जा रहे थे। पर एलेक्स मार्वेज के पूछने पर यहाँ पर बात करते फिर एक बार व्हीलर यूथा काफी कॉन्फ्लिक्टेड दिखाई दे रहे थे और काफी डिस्टर्ब दिखाई दे रहे थे, जहाँ पर वो ग्रैंड स्लैम शो के चैलेंज को रेसल ड्रीम पे प्रियो चैलेंज समझ बैठे थे, जिससे क्लियरली दिखाई दे रहा था कि वो कितने डिस्टर्ब है। और ऐसे यहाँ पर AEW का एक क्रू आया, जिन्होंने व्हीलर यूथा को उनकी ट्रियो चैंपियनशिप दे दी, जो कि वो उनके लॉकर रूम के अंदर ही भूल गए थे। लेकिन यहाँ पर चैंपियनशिप लेकर फाइनली बात करते हुए व्हीलर यूथा ने कहा कि ब्रायन ने उन्हें सिखाया है कि उनके साथ के लोग क्यों ना बदल जाए, उन्हें बदलने की जरूरत नहीं होती। और इसलिए व्हीलर यूथा एक फाइटिंग चैंपियन बनने के लिए ग्रैंड स्लैम शो पर आकर अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करने के लिए रेडी है। जो बातें व्हीलर यूथा ने कही तो देखने के लिए मजा आएगा कि फाइनली जब ये फिर एक बार एक टीम के अंदर आते हैं तो क्या ये साथ में रह पाते हैं या नहीं। लेकिन इसके बाद हमें शो पर हुक एक लोकल स्टार को फेस करते हुए दिखाई दिए, जहां पर हुक इस मैच के लिए रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग कमेंट्री टेबल पर थे। लेकिन हुक ने इस मैच के अंदर उस लोकल स्टार पर काफी तगड़ा अटैक कर फाइनली उस पर अपना सबमिशन लगाकर उसे इस मैच के अंदर काफी आसानी से हरा दिया। और मैच के बाद हुक रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग पर जाना चाहते थे, लेकिन बीच में सिक्योरिटी थी, इसीलिए यहाँ पर कोई हाथापाई नहीं हुई। लेकिन इसके बाद हमें एलेक्स मार्वेज बैकस्टेज में प्राइवेट पार्टी का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए और इस इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए प्राइवेट पार्टी ने ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब को कॉल आउट किया और कहा कि ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब अपनी ट्रियो चैंपियनशिप ग्रैंड स्लैम शो पर डिफेंड करने वाले हैं और प्राइवेट पार्टी चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, क्योंकि लास्ट वीक ब्लैक कॉम्बैट क्लब ने प्राइवेट पार्टी का मैच होने से पहले ही उन पर अटैक कर दिया था। और इस तरीके से ग्रैंड स्लैम शो पर प्राइवेट पार्टी अपना बदला लेंगी और जॉन मॉक्सली को बचकर रहना चाहिए। जो बातें प्राइवेट पार्टी ने कही और प्राइवेट पार्टी के इन बोल्ड कमेंट से मैं तो थोड़ा सरप्राइज था। लेकिन इसके बाद में रेने पिकेट बैकस्टेज में क्रिश्चियन केज का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी, जहां पर क्रिश्चियन केज बातें करते हुए कह रहे थे कि क्रिश्चियन केज के पास AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप कॉन्ट्रैक्ट है, जो कॉन्ट्रैक्ट वो कभी भी कैश इन कर अपने लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच ले सकते हैं और वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं। पर वो यहाँ पर चाहते हैं कि निक वेन भी उनके साथ चैंपियन बने, इसलिए क्रिश्चियन केज निक वेन के नंबर 1 कंटेंडरशिप मैच के अंदर उनके साथ रहने वाले हैं। जो बातें क्रिश्चियन केज कर ही रहे थे, कितने में हमने देखा कि निक वेन की नजर यहाँ पर किप सेबेन पर पड़ी और उनसे बात करने के लिए गए। लेकिन क्रिश्चियन केज ने किप सेबेन को फिर एक बार वार्न करते हुए कहा कि उन्हें इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि उनके फादर जिंदा है या नहीं, लेकिन क्रिश्चियन केज
उनके फादर नहीं बनने वाले, और अगर वो फिर एक बार क्रिश्चियन केज और उनके फैमिली के सामने आते हैं तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। ये कहकर यहाँ पर क्रिश्चियन केज ने किप सेबन को एक वार्निंग दे दी। तो देखने के लिए मजा आएगा कि स्टोरी किस तरीके से कंटिन्यू होती है। लेकिन इसके बाद में शो पर मराया और सेरेना डेव टैग टीम मैच के अंदर युका साकाजाकी और क्वीन अमेरिटा को फेस करते हुए दिखाई दिए, जहां पर इस मैच के अंदर भी हमें AEW की विमेंस की तरफ से काफी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली है। पर जब इस मैच के अंदर एक टाइम पर सेरेना डेव काफी ज्यादा मार खा रही थी, तब हम देख पा रहे थे कि मराया में इस मैच के अंदर उनकी मदद करने के बजाय अपनी चैंपियनशिप के साथ बाहर खड़े रहकर पोज कर रही थी, जो देखकर क्लियरली यहाँ समझ आ रहा था कि मराया में को अपनी चैंपियनशिप से इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है। पर जब सेरेना डेव ने इस मैच के अंदर डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया, तब वो इस मैच के अंदर आई और तब वो इस मैच के अंदर रसल करना चाहती थी, जो देखकर हम समझ पा रहे थे कि यहाँ पर मराया में को इस मैच से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ इस मैच के अंदर शायद अपनी अटेंडेंस लगवाने के लिए आई थी। पर यही इस मैच के आखिर में युका ने सभी को टेक डाउन किया और आखिरकार सेरेना डेव पर अपना फिनिश लगा दिया। और जब वो उन्हें पिन कर रही थी, तब मराया में ने अपनी विमेंस चैंपियनशिप से उन पर ही अटैक कर दिया और एज अ रिजल्ट डिस्क्वालिफिकेशन से ये मैच खत्म हुआ, जो कि AEW के अंदर काफी रेयरली होता है। और युका साकाजाकी की टीम ये मैच जीत गई। पर इसके बाद हमें मीना शेरिकावा का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए मीना शेरिकावा ने कहा कि मराया में अपनी चैंपियनशिप सेलिब्रेशन के लिए उन्हें चाहती है। तो यहाँ पर मीना शेरिकावा फाइनली AEW के अंदर काफी जल्दी वापस आने वाली है। जो बात यहाँ पर मीना ने कही, तो देखने के लिए मजा आएगा कि वो वापस कब आती है। लेकिन इसके बाद हमें शो पर नाइजल मगन के लिए काफी शानदार हाइप वीडियो देखने को मिला, जो वीडियो देखने के बाद मैं कह सकता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि नाइजल मैगनेस ग्रैंड स्लैम शो पर अपनी काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे, जिससे कि लोग उन्हें याद रखे। क्योंकि इस वीडियो पैकेज के अंदर हमें नाइजल मैगनेस दिखाते हुए दिखाई दिए कि किस तरह की रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के अंदर ब्रायन और उनकी राइवलरी काफी जबरदस्त रही थी। पर आगे चलते हुए दुनिया ने सिर्फ ब्रायन को ही पॉपुलर किया और दुनिया ब्रायन को याद रखती है, और नाइजल मैगनेस कहीं यहाँ पर शैडोज के अंदर खो चुके हैं और उन्हें फाइनली एक मौका मिला है। तो वो यहाँ पर अपना 100% देने वाले हैं। जो नाइजल मैगनेस का प्रोमो मुझे काफी हार्ट टचिंग लगा है, और मैंने तो कहा है कि इस प्रोमो के बाद मैं जेन्युइनली नाइजल मैगनेस को सपोर्ट करने वाला हूँ। पर इसके बाद में ब्लैकपुल कॉम्बैट क्लब के जॉन मॉक्सली और क्लूडियो रिंग की तरफ आते हुए दिखाई दिए, लेकिन उनके एंट्रेंस चलने के दौरान ही प्राइवेट पार्टी ने उन पर अटैक करना चाहा, पर वो इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। और यहाँ पर मॉक्सली और क्लूडियो ने प्राइवेट पार्टी पर काफी तगड़ा अटैक कर उन्हें एकदम साइड में लगा दिया। जिस बीच उनकी मदद करने के लिए यहाँ पर कमांडर भी आ गए, लेकिन क्लूडियो ने उन पर इतना तगड़ा अटैक किया कि वो भी यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। और यहीं पर जॉन मॉक्सली ने एक टूल बॉक्स निकाला और उससे हथौड़ा लेकर माइक लेकर प्राइवेट पार्टी से बात करते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि जॉन मॉक्सली प्राइवेट पार्टी को बताना चाहते हैं कि प्राइवेट पार्टी आज भी उसी लेवल पर है जिस लेवल पर प्राइवेट पार्टी ने AEW के अंदर स्टार्ट किया था। और प्राइवेट पार्टी को लगता है कि वो जॉन मॉक्सली जैसे बड़े सुपरस्टार को टेक डाउन करेंगे, तो ये एकदम फुलिश बात है और इसकी सजा उन्हें मिलेगी। ये कहकर जॉन मॉक्सली ने यहाँ पर हथौड़ा लेकर आइजिया कैसिडी के हाथ पर मार दिया, जिससे वो तो काफी दर्द के अंदर थे। और यहाँ पर पूरा का पूरा क्राउड जॉन मॉक्सली को यूसिक पंक कह रहा था। जिसी बीच डार्बी एलन ने यहाँ पर आकर क्लूडियो पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, पर मॉक्सली डार्बी एलन को रिंग के अंदर ले गए, जहाँ पर लग रहा था कि प्रोबेबली यहाँ पर इनके बीच में एक काफी बड़ा ब्रॉल हो सकता है। और डार्बी एलन जॉन मॉक्सली पर अटैक करने के लिए भी गए, पर मॉक्सली किस तरीके से यहाँ से भाग गए। और माइक लेकर बात करते हुए डार्बी एलन ने कहा कि जॉन मॉक्सली ने यहाँ पर जो किया है उसके लिए डार्बी एलन जॉन मॉक्सली को नहीं छोड़ने वाले, और वो ग्रैंड स्लैम शो के अंदर जॉन मॉक्सली को हराकर दिखाने वाले है कि डार्बी वर्ल्ड चैंपियनशिप डिजर्व करते हैं। जो बात यहाँ पर डार्बी एलन ने कही है, तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे क्या होता है। पर इसके बाद में शो पर जैक पैरी के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जो भी काफी सही था। जिसके बाद में रिकोचेट एक 1-on-1 मैच के अंदर 20 मोर्टल्स को फेस करते हुए दिखाई दिए। और गाइस फिर एक बार यहाँ पर ये मैच एक हाई फ्लायर और एक हेवी वेट के बीच में था, जिस वजह से मैच देखने के लिए काफी मजा आने वाला था। और रिकोचेट इस मैच के अंदर अपने हाई फ्लाइंग मूव्स का सहारा लेकर अपनी काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे थे, जिस बीच हमें मोर्टल्स की तरफ से काफी तगड़े मूव्स देखने को मिले, जिससे कि उन्होंने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर लिया। और इसके बाद इस मैच के अंदर हमें काफी जबरदस्त बैक एंड फोर्थ एक्शन भी देखने को मिला, जहां पर एक टाइम के लिए 20 मोर्टल्स ने रिकोचेट को टॉप रोप से नीचे रिंग के अंदर एक मिलिट्री प्लेस स्लैम लगा दिया, जो कि इस मैच की काफी खतरनाक मूवमेंट थी। पर फिर भी रिकोचेट किस तरीके से आउट कर पाए और आखिरकार उन्होंने 20 मोर्टल्स पर अपना फिनिश लगाकर उन्हें पिन कर ये मैच काफी आसानी से जीत लिया है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे उनके साथ क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें शो पर हैंगमैन पेज का एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जिसके बाद हमें टोनी शिवानी हैंगमैन पेज को यहाँ पर बुलाते हुए दिखाई दिए। और हैंगमैन पेज से बातें करते हुए टोनी शिवानी ने उनसे पूछा कि हैंगमैन पेज क्या कर रहे हैं। और यहाँ पर जवाब देते हुए हैंगमैन पेज ने कहा कि हैंगमैन पेज वही कर रहे हैं जो कि हैंगमैन पेज ने कहा है। हैंगमैन पेज ने स्वर को पहले तो साइड में लगा दिया है, लेकिन इसके बाद हैंगमैन पेज उस हर एक आदमी को साइड में लगाने वाले हैं जो कि स्वर को चीयर करता है। और हैंगमैन पेज ने देखा है कि सबके बाद भी यहाँ पर कुछ लोग स्वर को चीयर कर रहे हैं, और उनमें से एक कॉमेडी टेबल पर बैठता है। ये कहकर यहाँ पर हैंगमैन सरप्राइजिंगली टोनी शिवानी पर जा रहे थे। पर इससे पहले कि वो कुछ करते, यहाँ पर जेफ जेरेट आ गए। और यहाँ पर हैंगमैन और जेफ जेरेट इनके बीच में काफी बड़ा ब्रॉल हुआ, जहाँ पर कई सारे सिक्योरिटी गार्ड्स ने आकर इन दोनों को सेपरेट कर लिया। लेकिन यहीं पर माइक लेकर बात करते हुए जेफ जेरेट ने कहा कि अगर जेफ जेरेट बैकस्टेज में बैठे रहे थे
और हैंगमैन को टोनी शिवानी पर अटैक करने देते तो ये देखकर उन्हें खुद को शर्म आती। और बैकस्टेज में से कई सारे लोग हैं जो कि अब हैंगमैन पेज के खिलाफ जा रहे हैं और उन सब में सबसे आगे जेफ जेरेट है। और अगर उनके करियर की ये लास्ट चीज होती है कि वो हैंगमैन पेज की एस किक करे तो जेफ जेरेट ये करने वाले हैं। जो बातें यहाँ पर जेफ जेरेट ने कही तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे इनके बीच में क्या होता है। पर इसके बाद में रेने पैकेट बैकस्टेज में रिकोचेट का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दे रही थी। पर इतने में विल ऑस्प्रे यहाँ पर आ गए जो कि रिकोचेट को कांग्रेचुलेट कर रहे थे। पर बात करते हुए रिकोचेट ने कहा कि उन्हें याद है कि ऑस्प्रे ने कहा था कि रिकोचेट AEW के अंदर पहले काफी सारे मैचेस जीते और अपना रैंक बढ़ाए और उसके बाद इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए आए। और जब से रिकोचेट AEW के अंदर आए हैं हर एक सुपरस्टार रिकोचेट को कॉल आउट कर रहा है पर कोई भी विल ऑस्प्रे को कॉल आउट नहीं कर रहा। और यहाँ पर रिकोचेट को लगता है कि उन्होंने अपने आप को प्रूव करके दिखाया है, इसलिए उन्होंने टोनी खान से बात कर ली है और उन्हें फाइनली AEW के 5 ईयर एनिवर्सरी डायनामाइट शो पर वो मैच मिल चुका है जो कि रिकोचेट चाहते थे। और वो है विल ऑस्प्रे के खिलाफ इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए एक 1-on-1 मैच। और माना कि पिछले सालों के अंदर विल ऑस्प्रे अनदर लेवल पर है लेकिन रिकोचेट अब भी रिकोचेट है, ये बातों प्रूव करने वाले हैं। जो कहकर रिकोचेट यहाँ से जा रहे थे लेकिन जाते जाते उन्होंने यहाँ पर विल ऑस्प्रे को लिटिल ब्रो कहा। और गाइस अभी एक काफी बड़ा मैच ऑफिशियली सेट हो चुका है जो तो मेरा एक ड्रीम मैच है। तो अब देखने के लिए मजा आएगा कि डायनामाइट के 5 ईयर एनिवर्सरी पर क्या क्या होता है। लेकिन सच में मैं मैच देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। लेकिन इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर हमें ऑस्प्रे, काइल फ्लेचर और कुनुस्की तकेत्सा एक 6-मैन टैग टीम मैच के अंदर यंग बक्स और ओकाडा को फेस करते हुए दिखाई दे रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस फिर एक बार ये मैच एक काफी शानदार मैच रहा है, जहाँ पर हमें इस मैच की शुरुआत से ऑस्प्रे और फ्लेचर को देखकर ऐसा लग रहा था कि मैं काफी दिनों बाद यूनाइटेड एम्पायर को रेसल करते हुए देख रहा हूँ। जिस बीच हमें एक टाइम के लिए इस मैच के अंदर ऑस्प्रे और ओकाडा भी एक दूसरे के आमने सामने आते हुए दिखाई दिए, जहाँ पर तकेत्सा ओकाडा के खिलाफ जाने के लिए टैग चाहते थे लेकिन ऑस्प्रे ने तकेत्सा को टैग लेने के लिए मना कर दिया। जो देखकर एक टाइम के लिए तकेत्सा मानो कि ऑस्प्रे को चॉप करते हुए टैग लेकर इस मैच के अंदर आ रहे थे। जो देखकर हम क्लियरली समझ रहे थे कि यहाँ पर ऑस्प्रे और तकेत्सा की नहीं बन रही, जिस चीज का फायदा उठाकर हील टीम ने इस मैच के अंदर अपनी काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी और फेस टीम पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया। लेकिन इसी बीच हमें इस मैच के अंदर कुछ शानदार मूव्स भी देखने को मिले और एक टाइम के लिए तकेत्सा और ओकाडा भी एक दूसरे के आमने सामने आए, जहां पर हमें इनके बीच में काफी जबरदस्त बैक एंड फोर्थ एक्शन भी देखने को मिला और यंग बक्स की तरफ से एक टाइम के लिए सुपर किक पार्टी भी देखने को मिली। पर फिर भी हम देख पा रहे थे कि जब भी कुनुस्की तकेत्सा को इस मैच के अंदर टैग करना होता तब वो ऑस्प्रे को टैग करने के लिए हिचकिचाते और हील टीम इस चीज का फायदा उठा रही थी। पर इसी मैच के क्लोजिंग मोमेंट्स पर हमने देखा कि ओकाडा के रेन मेकर को तकेत्सा ने रिवर्स कर एक काफी खतरनाक ब्लू थंडर बॉम्ब के अंदर कन्वर्ट कर लिया और इनके बाहर ओकाडा पर एक काफी खतरनाक सेंटॉन लगा दिया, जिससे कि वो तो इस मैच से आउट हो गए थे। पर इनके अंदर यंग बक्स काइल फ्लेचर पर सुपर किक लगाने के लिए गए पर फ्लेचर ने उसे पकड़ लिया और वो झुक गए और एज अ रिजल्ट यहाँ पर हम विल ऑस्प्रे की तरफ से एक काफी जबरदस्त हिडन ब्लेड देखने को मिला। और फाइनली इस मैच के आखिर में ऑस्प्रे और काइल फ्लेचर ने मिलकर अपना यूनाइटेड एम्पायर का फिनिश लगाया और यंग बक्स को पिन कर यहाँ पर ये मैच जीत लिया है। जो मैच सच में एक काफी जबरदस्त मैच रहा है। लेकिन हम यहाँ पर देख पा रहे थे कि मैच के बाद ऑस्प्रे तकेत्सा के साथ स्पोर्ट्समैनशिप दिखाना चाहते थे पर तकेत्सा ऑस्प्रे पर ही जा रहे थे। और जब ऑस्प्रे ने यहाँ पर अपनी टीम का पोज भी किया तब भी तकेत्सा रिंग के नीचे ओकाडा पर फोकस थे, जो देखकर ऑस्प्रे यहाँ पर खुश नहीं दिखाई दे रहे थे। और इसी एक ट्विस्ट के साथ इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर गया, जो शो सच में मुझे काफी पसंद आया है। और गाइस आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस शो पर क्या कहना है। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?